1947 में भारत ने ब्रिटिश से आजादी हासिल तो कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी भारत के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई। देश ने अपने नए पड़ोसी पाकिस्तान के साथ कई जंगें लड़ी, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर आकर खत्म नहीं हुई। 1950 में चाइना सरकार ने भारत से कुछ इलाकों को क्लेम करके एक तरफ समझौते की कोशिश की। 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी रक्षा करने की कैपेबिलिटी दिखाकर भारत सरकार ने माओ जेडोंग के प्रस्ताव को मना कर दिया था, जिसमें माओ ने लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट यानी कि LAC स्थापित करने का ऑफर दिया था। LAC दो देशों के बीच की सीमा का नाम था और 1962 में प्रस्ताव LAC में वर्तमान चाइना की स्थिति से आगे बढ़ गया था। इससे भारत सरकार को बहुत गुस्सा आया और ये प्रस्ताव पूरी तरह से नकार दिया गया। इसका नतीजा था कि चाइना ने कुछ आइसोलेटेड भारतीय इलाकों को घेर लिया और नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत में 1962 में सीनो इंडिया वॉर हुआ। उसके बाद दो देशों के बीच समझौता हुआ और चाइना ने कहा कि वो LAC से 20 किलोमीटर पीछे अपनी सीमा स्थापित करेंगे और भारत इस पर सहमत हो गया। इस बात को 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन चाइना की बुरी नजर अभी भी हमारे इलाकों से हटी नहीं है और वो इस ताक में हमेशा रहता है कि कैसे भारत की जमीन पर कब्जा किया जाए। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें कि भारत और चाइना के बीच युद्ध में कौन जीतेगा, उससे पहले ये जानना बेहतर रहेगा कि युद्ध का रूप कैसा रहेगा। इस वीडियो के लिए हम दो सिनेरियोज का एनालिसिस करेंगे, सबसे संभावित कोर्स ऑफ एक्शन और सबसे खतरनाक कोर्स ऑफ एक्शन। दोनों देशों के बीच यदि कोई झगड़ा होगा तो मोस्ट पॉसिबल नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से लेकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, वहां तक होगा। ये बॉर्डर 60 साल से एक पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशंस की विषय रहे हैं, जिसके नतीजे में एक बड़ी जंग, कई बड़ी झड़पें और सालों में हजारों सीमा के उल्लंघन हुए हैं। ये बॉर्डर एरिया दोनों देशों के बीच युद्ध के लिए मैदान के रूप में काम करेगा। सबसे खतरनाक सिनेरियो में ये मतलब होगा कि दोनों देशों के बीच एक फुल स्केल वॉर होगा और इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। इंडिया और चाइना के बीच एक फुल स्केल वॉर होने के पूरे चांसेस हैं। चाइना और भारत ने 1962 के युद्ध के समाप्ति के बाद चाइना ने सीमाओं का उल्लंघन किया है और तो और चाइना की तरफ से ये बयान भी आता रहा है कि भारत भी सीमाओं का उल्लंघन करता है। लेकिन कई उल्लंघन होने के बावजूद इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स की इंटरनेशनल न्यूज नहीं दिखाई जाती। इसकी वजह यह है कि यहाँ की बॉर्डर डिस्प्यूट्स में सिर्फ 1-2% मामले ही दर्ज किए जाते हैं। एक और वजह है रिमोट एरियाज का होना, यानी दूर इलाके जहाँ फौज के अलावा और कोई नहीं पहुँचता। हिमालय की पहाड़ियों में स्थित और तिब्बत प्लेटू के हिस्से में नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बहुत आइसोलेटेड हैं, जहां रहना और मिलिट्री अभियान चलाना काफी मुश्किल है। दूसरा ये भी हो सकता है कि दोनों देश पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आपस में सीमा विवादों को कम करना चाहते हैं और वो ये नहीं चाहते कि ऐसी खबरें पूरी दुनिया के सामने उजागर हों। हाँ, इन इलाकों में बहुत सारी भारतीय और चाइनीज सेनाएं हैं, लेकिन इस समय इस इलाके में कुछ अजीब नियम है जो फुल स्केल वॉर रोकने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों देशों की पेट्रोलिंग करने वाली सेनाएं हथियार लेकर पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। यही वजह थी कि 15 जून 2020 को कुछ चाइनीज और भारतीय सैनिक गलवान में ऐसे भिड़े थे मानो कोई हजारों साल पुराना युद्ध लड़ा जा रहा। लड़ाई के दौरान एक दूसरे को मारने के लिए दोनों तरफ से छुरी, कांटों से लिपटे हुए डंडे, पत्थरों और मुक्के और लातों का भी इस्तेमाल किया गया था। 6 घंटे के दौरान 20 भारतीय और एस्टिमेटेड 45 चाइनीज सैनिक मारे गए थे और कई और घायल भी हुए थे। ऐसे एस्केलेशन से ही दो देशों के बीच दूसरे युद्ध की शुरुआत होगी। तो चलिए बात करते हैं कि दोनों देशों की कितनी तैयारी है और मौजूदा दौर में दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो क्या होगा। इस वीडियो का अगला सेक्शन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट से। शुरुआत करते हैं दोनों देशों की आर्मी से। चाइना और भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी सेनाएं हैं। भारत के पास लगभग 14 लाख एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं, वहीं चाइना के पास पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स में लगभग 20 लाख पर्सनल्स हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम करने पर जोर देते हुए मॉडर्न हथियारों पर ध्यान देना शुरू किया है। वहीं भारत ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारी संख्याओं में भर्ती कर रहा है ताकि अपनी तकनीकी कमियों को पूरा किया जा सके। इन तकनीकी कमियों को देखते हुए भारतीय सेना को हैवी इक्विपमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। कोल्ड वॉर पीरियड के दौरान भारत ने वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच लाइन बनाए रखने का रास्ता अपनाया था। इसलिए हमारी आर्म फोर्सेस, खासकर हमारी फौज, सोवियत, रशियन और वेस्टर्न इक्विपमेंट्स के मिशन से सजी हुई हैं और दोनों में से कोई भी अपने बेस्ट इक्विपमेंट्स हमें प्रोवाइड नहीं करता। और जब बात आती है सेना की, तो हमारे इक्विपमेंट्स मोस्टली रशिया या सोवियत ओरिजिन के होते हैं। एग्जांपल के तौर पर भारतीय सेना में बैटल टैंक्स रशियन T-90 और सोवियत T-72 बराबर मात्रा में मौजूद है।
इन दोनों टैंक्स के लगभग 2000 और 2400 टैंक हैं जो भारत की भारी टैंक फौज का हिस्सा है। T-72 यूक्रेन के अभी चल रहे युद्ध में भी इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं अगर बात चाइना की करें तो चाइना के पास भारत के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न वेपन सिस्टम है। चाइनीज सेना की चोरी, जासूसी और तकनीकी रिवर्स इंजीनियरिंग से उन्होंने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और उन्होंने अमेरिकन जेवलिन टैंक वेपन सिस्टम मीडियम की नकल करके चाइनीज वेपन सिस्टम तैयार किया है जिसे HJ-12 के रूप में जाना जाता है। अगर अमेरिकन जेवलिन और HJ-12 उन्हें एक साथ रखें तो आपको इन दोनों के बीच में बहुत कम अंतर दिखेगा। माना जाता है कि अमेरिकन जेवलिन एंटी टैंक वेपन सिस्टम से थोड़ा कम रेंज का है। चाइनीज HJ-12 कुछ सालों से एक्टिव सर्विस में है। वहीं भारतीय सेना अभी तक एक ऐसे ही तरह के हथियार बनाने की प्रक्रिया में है और अभी तक ऐसा एफिशिएंट वेपन सिस्टम डेवलप नहीं कर पाई। हालांकि हम पिछले 2 सालों में कुछ सफल परीक्षण कर चुके हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कब इन मॉडर्न वेपन सिस्टम को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। इसके बजाय हमें मजबूरन हेलीकॉप्टर्स या नाग मिसाइल को लॉन्च करने वाले इम्प्रोवाइज्ड मिसाइल कैरियर्स पर निर्भर रहना होगा। भारतीय सेना को इस रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई देश किसी दूसरे देश से हथियार खरीदता है तो उसे व्यापार करने वाले देश की सारी तकनीकी जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि रशिया ने सुरक्षा प्रणाली के तहत एक स्टेट सीक्रेट बात बनाए रखी है। भारत को अक्सर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि भारत ने और देशों के भी ऑप्शंस तलाशे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इससे ये पता चलता है कि हमें अपने इंडिजिनस यानी स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री पर बहुत जोरों से काम करना होगा। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है अर्जुन टैंक। भारत ने अपना खुद का पूरी तरह से स्वदेशी टैंक अर्जुन तैयार किया है। अर्जुन भारत में पूरी तरह से डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड किया गया सबसे पहला टैंक है, जबकि भारत ने अपने T-72 और T-90s का अधिकांश हिस्सा रशियन लाइसेंस के तहत बनाया है। वहीं भारत ने किसी भी बाहरी मदद के बिना लगभग 30 सालों के बाद अपने खुद के मॉडर्न टैंक को बनाकर तैयार किया है। अर्जुन अब तक भारत का सबसे अच्छा और मोस्ट केपेबल टैंक है। भारत के टैंक्स के सामने अलग अलग तरह के चाइनीज टैंक होंगे। लगभग 1000 से ज्यादा संख्या में भारतीय टैंकों से ज्यादा होने के बावजूद चाइनीज टैंकों की संख्या का भारत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चाइनीज टैंकों में कमजोर इंजन, पर्याप्त सुरक्षा प्रणाली की कमी है और लड़ाई के अनुभव की कमी भी है। और वैसे भी चाइनीज माल कैसा होता है ये तो हमें पता ही है। चाइनीज फोर्स के 2 मेन टैंक्स हैं, टाइप 96 और टाइप 99। इनका एस्टिमेटेड नंबर 2500 और 1200 है। चाइना दावा करता है कि वो लेजर्स का उपयोग करते हैं और आने वाली मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने में केपेबल है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ दावा ही है और चाइनीज दावों की बात की जाए तो वो कभी भी प्रूव नहीं हो पाए हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं दोनों देशों की एयरफोर्स पर। अगर एयर फोर्सेस का कंपैरिजन किया जाए तो चाइना की एयर फोर्स भारत से ज्यादा एडवांस और केपेबल है। ये बात भले ही हम भारतीयों को कानों में चुभे, लेकिन ये एक कड़वा सच ही है। भारत की एयर फोर्सेस की सबसे इंपॉर्टेंट और कोर हिस्सा 173 MiG-21 और MiG-29 को माना जाता है। और अगर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो करीब 272 रशियन Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स की फैमिली को पूरा करते हैं। इन एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में चाइना के पास 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स हैं। चाइनीज एयरफोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है उनके J-10 और J-11 एयरक्राफ्ट्स, जो 500 के करीब अभी सर्विस में हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले MiG-21 और MiG-29 काफी पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं। 1960 और 70s में बनाए गए इन हवाई जहाजों की जगह एयर स्पेस में नहीं है, बल्कि म्यूजियम में है। इसका सबूत भारतीय हवाई सेना के पिछले कुछ सालों में हुई कई एक्सीडेंट से मिलता है, जिसमें पिछले कुछ सालों में कई पायलट्स को जान गंवानी पड़ी है इस पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से। इन एक्सीडेंट्स की एक्चुअल वजह को स्टेट सीक्रेट के तौर पर रखा गया है, क्योंकि ये हमारे देश की सिक्योरिटी का सवाल भी है। लेकिन ये पॉसिबल है कि भारत के विमानों के ढांचों की हालत अच्छी नहीं है और स्पेयर पार्ट्स एक्वायर करने में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। असल में 2025 तक भारत अपने बचे हुए MiG-21 विमानों को रिटायर कर देगा और MiG-29 विमानों को भी जल्द ही यही हाल होगा। इसका मतलब तो साफ है कि ये विमान इतना खराब कंडीशन में है कि ये ट्रेनिंग सेशंस के लिए भी अब सेफ नहीं है। मिग फाइटर्स के करीब 200 विमानों को छोड़कर अगर जंग जैसे हालात पैदा होते हैं तो भारत अपने Su-30 विमानों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। हालांकि भारत के पास डसॉल्ट, मिराज और राफेल जैसे कई एयरक्राफ्ट मॉडल भी हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर 100 से भी कम है। तो अगर जंग की नौबत आएगी तो भारत हवाई सेना ज्यादातर Su विमानों को ही भेजेगी। Su-30 को चाइना के J-10 और J-11 से कंपेयर करके देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि Su-30 बहुत भारी है, लगभग 2 गुना भारी, लेकिन चाइनीज एयरक्राफ्ट की तुलना में ये ज्यादा तेज है। चाइनीज J-11 Su-27 पर बेस्ड है, जो चाइनीज लाइसेंस के तहत बनाया गया था। वहीं J-10 चाइना की खुद की टेक्नोलॉजी से डेवलप हुआ है। अगर डॉग फाइट हुई तो चाइना को नुकसान हो सकता है। नॉर्मली देखा जाए तो 20,000 फीट के नीचे
Su-30 उन्हें आसानी से हरा देगा। और डॉग फाइट का मतलब होता है जब दो जहाज एक दूसरे के पीछे पड़े हों। लेकिन 20,000 फीट के ऊपर उड़ान भरने पर Su-30 को नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि ये बहुत भारी जेट है। बात करें J-16 की तो ये चाइना के पास सबसे मॉडर्न फाइटर्स में से एक है। करीब 200 विमानों के साथ चाइना के पास 4th जनरेशन के फाइटर जो छिपने में और तेजी में भारतीय विमानों को मात दे सकता है। इन चाइनीज फाइटर्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पैकेजेस भी हैं जो दुश्मन के जवाबी हमले को नष्ट कर सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी भारत ने हाल ही में 2020 में अपने इन्वेंटरीज में शामिल की है। तो एयरफोर्स के मामले में भारत काफी डिसएडवांटेजेस से जूझ रहा है और अगर वक्त रहते हमने अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। हालांकि भारत सरकार इस पर बहुत तेजी से काम भी कर रही है लेकिन हमें और ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा। विद दैट इन माइंड चलो सबसे पहले लाइकली कोर्स ऑफ एक्शन का इवैल्यूएशन करते हैं, फिर सबसे डेंजरस कोर्स ऑफ एक्शन में डाइव करेंगे। एक्सट्रीम अल्टीट्यूड्स के कारण किसी भी तरह के मैकेनाइज्ड वॉरफेयर प्रैक्टिकली आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, कुछ लाइट टैंक्स और व्हीकल्स तो पार हो सकते हैं लेकिन उनकी मोबिलिटी यानी चलने की क्षमता लिमिटेड होगी। इसके अलावा माउंटेन्स में सप्लाई पहुंचाना काफी टफ है। अगर सफिशिएंट सप्लाई पहले से ना पहुंचाई गई तो जंग के वक्त वहां तक सफिशिएंट फ्यूल पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एयर सुपीरियरिटी की बात करें तो चाइना बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट रखता है लेकिन एक्सट्रीम अल्टीट्यूड्स का मतलब यह है कि सभी एयरक्राफ्ट को नॉर्मल से कम फ्यूल और गोला बारूद कैरी करना पड़ेगा। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और खराब मौसम फ्लाइट टाइम को अनडाउटेडली अफेक्ट करेंगे। इसी वजह से अगर चाइनीज एयर सुपीरियरिटी हासिल कर भी ले तो भी खराब मौसम की वजह से उसके प्लान पर पानी फिर जाएगा और इंडियन इन्फेंट्री को इसका भरपूर फायदा मिलेगा क्योंकि हाई माउंटेन्स आर्मर्ड वॉरफेयर को लिमिट करते हैं और खराब मौसम एयरक्राफ्ट को लिमिट करेगा। तो फिर नॉर्दर्न बॉर्डर में युद्ध लाइट इन्फेंट्री और आर्टिलरी के बीच में हो सकता है यानी कि मैदानी जंग। चाइना के पास इंडिया से लगभग 2 गुनी आर्टिलरी है। इसका मतलब यह है कि वो इंडियन आर्टिलरी के मुकाबले ज्यादा दिन तक जमीन पर टिक सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। इंडियन आर्मी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और वो एडवांटेज है पहाड़ों में जंग करने का एक्सपीरियंस। चाइना ने अपने डिजास्टर्स 1979 के वियतनाम इन्वेजन के बाद से किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया है। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी काफी ज्यादा युद्ध विराट है। फिर चाहे बात हो पाकिस्तान से लड़ने की या फिर नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में ऊंची पहाड़ियों में आतंकवादियों से लोहा लेने की, भारत के पास क्लियरली ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। दोनों देशों की नौसेनाओं का कंपैरिजन करने पर पहली नजर में चाइनीज नौसेना को फायदा दिखता है। पिछले 20 सालों में चाइना ने अपनी नेवी को मॉडर्नाइज और मजबूत करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है जिसमें पहले वो एक रीजनल पावर था जो सिर्फ साउथ चाइना सी में काम कर सकता था, लेकिन अब चाइनीज नेवी दुनिया भर के किसी भी जल मार्ग में काम कर सकती है। जब हम सरफेस कॉम्बेटेंट्स की बात करते हैं तो चाइनीज नौसेना की संख्या भारतीय नौसेना से ज्यादा है। लगभग 67 मॉडर्न सरफेस कॉम्बेटेंट्स के साथ चाइनीज नौसेना खड़ी है, जबकि भारतीय नौसेना के लगभग 41 मॉडर्न कॉम्बेटेंट्स। मॉडर्न शब्द आमतौर पर बड़े सरफेस कॉम्बेटेंट्स को दर्शाता है जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से सजे होते हैं, यानी मॉडर्न मिसाइल्स को लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। और इन संख्याओं को ध्यान में रखते हुए चाइना के पास लगभग 26 लुयांग्स डिस्ट्रॉयर हैं और 30 जियांगकाई फ्रिगेट्स हैं। वहीं भारत सिर्फ 24 डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के साथ तैयार हो सकती है। लुयांग डिस्ट्रॉयर्स और जियांगकाई फ्रिगेट्स चाइनीज नौसेना के नेवल एडवांसमेंट में सबसे अच्छे हैं, लेकिन निराश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। भारत चाइना की नेवी के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। इंडियन नेवी के पास मॉडर्न फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं जो चाइना की नाक पे दम करने के लिए काफी है और इंडियन नेवी को 4 चांद लगाती है हमारी क्रूज मिसाइल्स। हमारी नेवी यानी नौसेना में दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल शामिल है। इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। इस मिसाइल को समुद्री जहाजों, विमान और सबमरीन पर लिया जा सकता है। ये माक 1 की स्पीड से उड़ान भरती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 3 है, जो बेहद सरप्राइजिंग है। इस मिसाइल की एक खास बात यह है कि समुद्र के सरफेस में लगभग 10 फुट के डिस्टेंस को मेंटेन करके उड़ सकती है। चाइना की नेवल शक्तियों से भारत को आसानी से धमका देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत चाइना के ट्रेड रूट्स पर नजर बनाए बैठा है और भारत की डैगर ऑन थ्रोट कैपेबिलिटी ने चाइना को अच्छा खासा परेशान करके रखा है। चाइना के ज्यादातर तेल के इंपोर्ट्स इंडियन ओशन से होते हुए जाते हैं और हमारी नेवी आसानी से चाइना को की जाने वाली सप्लाई काट सकती है। इससे चाइना को सिर्फ रशिया से तेल सप्लाई मिलेगी, जो कि उनकी फौज को चलाने के लिए काफी नहीं होगा। चाइना की आम जनता को तेल की कमी से गुजरना पड़ेगा और इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। बात यहाँ पर आके खत्म नहीं होती। 21वीं सदी में आर्म फोर्सेस के अलावा एक बड़ा हथियार है जो बिना गोली चलाए दुश्मन को तबाह करने के लिए काफी होता है, और वो हथियार है साइबर वॉरफेयर आर्म।
चाइना के पास साइबर युद्ध के विशाल उपकरण के थ्रू वो इंडिया पर हमला कर सकता है। 2021 में जारी एक स्टडी के मुताबिक चाइना साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत 12वें स्थान पर। चौंकाने वाली बात तो ये है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स पैदा करता है, लेकिन फिर भी चाइना से पीछे है। ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है प्रायोरिटीज। 2015 से पहले भारत सिर्फ एक रीजनल पावर होने पर सेटिस्फाइड था, लेकिन भारत सरकार ने चाइना की बढ़ती थ्रेट से निपटने के लिए और बराबर की टक्कर देने के लिए मेक इन इंडिया नाम का एक बड़ा अभियान चलाया। भारत ने डेवलपमेंट ओरिएंटेड मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया है, जिसमें हम हर तरह के हथियार और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट्स को देश में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है और ये अभियान और तेजी से चलाया जा रहा है। साइबर वॉरफेयर भी इनमें से एक है। भारत की साइबर इकोनॉमी दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट साइबर इकोनॉमीज में से एक है। लगभग 1 लाख की साइबर आर्मी चाइना सरकार सीधी कंट्रोल करती है। आने वाले टाइम में चाइना हर तरह के साइबर अटैक्स करने की कोशिश करेगा। चाइना भारत के खिलाफ ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस में आगे रहेगा। फिर भी भारत ने अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने की कोशिश की है और ये कहना मुश्किल है कि चाइना भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। चाइना को लंबे समय से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर चाइना को भारत की जमीन पर कब्जा करना है तो चाइना की पीएलए सेना को हाई अल्टीट्यूड्स पर जरूरी सामान की पूरी सप्लाई देना एक चुनौती होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। चाइना भी ये कभी नहीं चाहेगा कि वो भारत से जंग करे, क्योंकि भारत चाइना का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। हमें भी बाहरी देशों पर ज्यादा निर्भर ना होते हुए अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, ताकि खुद सेना के लिए हथियार और बाकी जरूरी डिफेंस इक्विपमेंट्स बना सके। तो इस लड़ाई में क्लियरली कोई भी विनर नहीं दिख रहा है। अगर चाइना भारत को नुकसान पहुंचाएगा तो चाइना खुद मुसीबत में पड़ जाएगा और वो ये कभी बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो आपको क्या लगता है, भारत चाइना से लड़ने में सक्षम है या नहीं? और भारत की आर्म्ड फोर्सेस में कहाँ कमी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।